मैं डॉक्टर एन के जेतवाल से आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय बूंदी एमए उत्तरार्ध की रिसर्च मेथोडोलॉजी की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूर्व की कक्षा में आपने ई व्याख्यान के माध्यम से हाइपोथेसिस परिकल्पना के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में मॉडल्स यानी प्रतिरूप। भूगोल एक अंतर्वैज्ञानिक विषय है और मॉडल इसके साथ से संबंध रखता है। गत कुछ वर्षों से भौगोलिक अध्ययन के विधि तंत्र में मॉडल का प्रयोग बढ़ने लगा है। मॉडल का अर्थ होता है प्रतिरूप या अनुरूप, अर्थात किसी भी तथ्य को सहज और सरल रूप में समझाने के लिए बनाया गया एक हूबहू रूप मॉडल कहलाता है। पारिभाषिक शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं, मॉडल उस तकनीक को कहा जाता है जिसके द्वारा वास्तविकता के आयामों को कृत्रिम तथा सहज रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे वास्तविकता को समझने में आसानी रहती है। डेविड हार्वे ने इसको परिभाषित किया है। मॉडल किसी सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है और उन्हें तर्क द्वारा, समुच्चय सिद्धांत अथवा गणित द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी मॉडल क्या है? एक सिद्धांत है। जैसा कि आप लोगों ने परिकल्पना में भी पढ़ा था, परिकल्पना एक कल्पना होती है और वो सत्य सिद्ध हो जाती है तो सिद्धांत बन जाती है। और सिद्धांत जब किसी भी नियम के विरुद्ध नहीं होता है, सिद्धांत किसी भी तर्क के द्वारा अस्वीकार नहीं होता है, तो वो मॉडल बन जाता है। जैसा कि वान थुनेन का कृषि अवस्थिति मॉडल, उसी रूप में मॉडल जो है वो एक सिद्धांत है और गणित के द्वारा भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। मॉडल्स को हम दूसरे रूप में इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, मॉडल्स आर टेक्निक्स बाय विच aspect of reality can be artificially represented or simulated and at the same time simplified to facilitate comprehension। अर्थात किसी भी तथ्य को सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए कोई भी सिमुलेट किया हुआ प्रतिरूप मॉडल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो सामान्य अर्थों में हम यूँ कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि मॉडल किसी भी जटिल तथ्य को, किसी भी जटिल परिघटना को सरल रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रतिरूप है। मॉडल की आवश्यकता, अर्थात भूगोल में मॉडल की आवश्यकता क्यों हुई? पूर्व की कक्षाओं में मैंने स्पष्ट किया था। भूगोल में हम दो प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक भूगोल में भौतिक घटनाओं का और मानव भूगोल में मानवकृत घटनाओं का। अतः भौतिक घटनाएं अपनी प्रकृति के साथ जटिल रूप लिए हुए होती है। इन जटिल घटनाओं को सरल रूप में समझाने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए ही मॉडल की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि मॉडल की आवश्यकता को प्रस्तुत करते हुए पॉल एंड किंग ने अपनी पुस्तक क्वांटिटी ज्योग्राफी में लिखा है, मॉडलों की आवश्यकता इस कारण से होती है कि जिस भौगोलिक वास्तविकता के कुछ लक्षणों का प्रदर्शन किया जाता है, यानी किसी लक्षण को प्रदर्शित करना होता है तो वो वास्तविकता बड़ी जटिल होती है। अतः वे लक्षण साधारण समझ के लिए अत्यंत कठिन होते हैं। इसलिए भौगोलिक स्थिति को अधिक सरल रूप में, सहज रूप में समझाने के रूप में प्रस्तुत करने का जो प्रतिरूप है वो मॉडल के रूप में हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि भूगोल के जटिल प्रक्रियाओं को सरल रूप में समझाने के लिए, सहज रूप में समझाने के लिए मॉडल की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि गणित में भौमिकीय मॉडल को चट्टानों के लिए प्रतीकों के रूप में दर्शाया जाता है, इसी प्रकार रसायन विज्ञान में अणुवीय संरचना को समझने के लिए रंगीन गोलियों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह मॉडल की भी संरचना को सरल दृश्य चित्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मॉडल की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो समझने में और समझाने में बहुत सरल और सटीक हो जाता है, ताकि उस परिघटना को हम सहजता से प्रतिस्थापित कर सकें। मॉडल के प्रकार, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं होती हैं। ऐसे ही भूगोल में प्रतिरूपों के प्रकार भी बांटे गए हैं, विभाजित किए गए हैं।
उसमें पहला आता है मापनी मॉडल, अर्थात किसी भी अनुरूप को उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई किसी भी रूप में त्रिविम रूप में प्रदर्शित करने के लिए जो अनुरूप प्रयोग किया जाता है उसे मापनी मॉडल कहा जाता है। यानी जिसमें किसी भी स्केल के द्वारा, मापनी के द्वारा या पैमाने के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, वो मापनी मॉडल कहलाता है। इसी प्रकार दूसरा है मानचित्र मॉडल, यानी हम किसी भी तथ्य को, भूगोल के किसी भी तथ्य को मानचित्र के द्वारा निरूपित करते हैं तो वो मानचित्र मॉडल के रूप में प्रतिष्ठापित होता है। इसी तरह तीसरा प्रकार है अनुकार मॉडल, सिमुलेशन मॉडल। ये वर्तमान में संगणना प्रतीक के रूप में किसी भी रेखा या तल पर बिंदुओं के द्वारा यादृच्छिक वितरण इसमें भौतिक और मानवीय तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी भौतिक और मानवीय तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम रेखा के द्वारा या बिंदुओं के द्वारा किसी यादृच्छिक वितरण के रूप में मॉडल को प्रदर्शित करते हैं, तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे मॉडल सिमुलेशन मॉडल या अनुकार प्रतिरूप कहलाते हैं। इसी प्रकार चौथा है गणितीय मॉडल, यानी भौतिक और सांस्कृतिक प्रदर्शनों को गणितीय सूत्रों के द्वारा प्रदर्शन करने की एक तकनीक है जो गणितीय मॉडल के रूप में होते हैं। अर्थात हम किसी भी घटनाक्रम के अंतर संबंध को प्रकट करने के लिए गणित के सूत्रों के द्वारा भी मॉडल को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ग्रेविटी पोटेंशियल मॉडल को हम किसी सूत्र के द्वारा जब प्रदर्शित करते हैं तो दो स्थानों के बीच की जनसंख्या का अनुपात उनके दूरी के व्युत्क्रमानुपात यानी विलोमानुपात में होता है, तो इसको सूत्र के द्वारा हम प्रकट करके और एक ग्रेविटी मॉडल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। पांचवा प्रकार है संकल्पनात्मक मॉडल, इन्हें हम सैद्धांतिक मॉडल भी कहते हैं। यानी किसी भी कॉन्सेप्ट को, संकल्पना को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना। जैसे वान थुनेन ने एक कल्पना दी थी कि किसी भी नगर के चारों ओर भूमि का उपयोग दूरी तथा मूल्य के अनुपात में होता है। अर्थात किसी नगर के चारों ओर ऐसी वस्तुओं का के उत्पादन के रूप में भूमि का उपयोग होता है जो दूरी के साथ उत्पादन को शीघ्र पहुंचाने के लायक हो, तो उसको वान थुनेन ने कृषि भूमि उपयोग का मॉडल प्रस्तुत किया। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, संकल्पनात्मक मॉडल है। इसी तरह से क्रिस्टेलर और लास ने भी नगरीय सिद्धांत के रूप में अपनी एक संकल्पना प्रस्तुत की थी कि किसी नगर के चारों ओर उससे छोटे आकार के नगर को सेवाएं प्रदान करता है तथा खुद भी उन आसपास के क्षेत्र से अपनी सेवाएं लेता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, अर्थात संकल्पनात्मक मॉडल है। कोई भी कल्पना करके और मॉडल का जो विकास किया जाता है वो संकल्पनात्मक प्रतिरूप कहलाते हैं। और वान थुनेन, स्टेलर तथा लोस के मॉडल इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। छठा प्रकार है ग्रेविटी मॉडल, गुरुत्व प्रतिरूप। भौतिक और मानव भूगोल में क्रिया प्रतिक्रियाओं के गुरुत्व को समझाने के लिए गुरुत्व मॉडल का प्रयोग करते हैं। अर्थात दो नगरों के बीच, सेवाओं के बीच में किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है, अर्थात ये इंटरेक्शन उनके जनसंख्या के आकार तथा उनके बीच की दूरी के अनुपात में होता है। और इसलिए इस प्रकार का जो मॉडल है कि एक बड़ा नगर और एक छोटे नगर के बीच में आकर्षण किस तरह से होगा, सेवाओं का उनके बीच में किस तरह से आकर्षण होगा, इसको गुरुत्व मॉडल के रूप में हम व्यक्त करते हैं। ग्रेविटी पोटेंशियल मॉडल, इंटरेक्शन थ्योरी मॉडल इसी प्रकार के उदाहरण हैं। सातवां प्रकार है मॉडल का संक्रियात्मक मॉडल, ऑपरेशनल गेम मॉडल। अर्थात जिनमें हम विभिन्न मानव बस्तियों के प्रभाव क्षेत्रों को दर्शाने के लिए अथवा दो अंतःक्रिया वाले केंद्रों के बीच में विभव को ज्ञात करने के लिए, विच्छेद बिंदु को ज्ञात करने के लिए इस प्रकार के संक्रियात्मक मॉडल बनाए जाते हैं। अर्थात संक्रियात्मक मॉडल से तात्पर्य है कि विभिन्न अधिवासों के चारों ओर का जो प्रभाव क्षेत्र है उनकी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं किस तरह से होती है। अर्थात एक अधिवास अपने चारों ओर के क्षेत्र को किस तरह से सेवाएं देता है और उससे सेवाएं भी प्राप्त करता है। अर्थात अपनी नगर की जनसंख्या के लिए
अपने प्रभाव क्षेत्र से वो सेवा प्राप्त करता है। तो इस प्रकार का जो ऑपरेशनल गेम है, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का जो गेम है, इसको दो नगरों के बीच विच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए भी मॉडल का विकास होता है। ये मॉडल ऑपरेशनल मॉडल कहलाते हैं। 8वां प्रकार है प्रोग्रामिंग मॉडल, अर्थात इसमें हम रेखीय प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को लिया जाता है, जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से आर्थिक विकास के स्तर ज्ञात करने के लिए अथवा कृषि व्यवसाय से संबंधित विभिन्न व्यवसायों के लिए स्तर ज्ञात करने के लिए, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के स्तर ज्ञात करने के लिए इस मॉडल का प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग मॉडल में विभिन्न चर मूल्यों का चयन करके उन चर मूल्यों के वैल्यू को हम किसी भी सांख्यिकीय विधि से कंप्यूटर के माध्यम से विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद एक प्रोग्राम तैयार होकर आता है जो मॉडल के रूप में होता है। जैसे उदाहरण है इसका लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, उसके लिए हम कोरिलेशन मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। फैक्टर एनालिसिस के माध्यम से भी हम विभिन्न प्रकार के स्तर ज्ञात करते हैं। तो ये जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है या फैक्टर एनालिसिस के द्वारा जो वेट और लोडिंग फैक्टर के बाद में कंपोजिट इंडेक्स ज्ञात करके और स्तर ज्ञात करते हैं, इस प्रकार के जो एक मॉडल बनकर आता है, इसे प्रोग्रामिंग मॉडल के अंतर्गत गिना जाता है। तो भूगोल में इस प्रकार के प्रोग्रामिंग मॉडल का आधुनिक समय में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, और शोध करने वालों के लिए तो ये मॉडल बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। 9वें प्रकार के मॉडल है कंप्यूटर मानचित्र मॉडल, अर्थात कंप्यूटर के द्वारा विभिन्न जीआईएस के डेटा के माध्यम से मैप मॉडल तैयार किए जाते हैं। भिन्न भिन्न तथ्यों की तुलना करने के लिए बड़े मानचित्र तैयार करके और उनमें भूमि के मूल्य, जनसंख्या का विभव और जनसंख्या का घनत्व, अपराधीकरण, नगरीयकरण की प्रवृत्ति आदि कंप्यूटर के माध्यम से मैप मॉडल तैयार करके और विभिन्न प्रकार की शोध तथा विकास के आयाम और विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इसलिए कंप्यूटर मानचित्र का मॉडल ये वर्तमान शताब्दी में 21वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 21वीं शताब्दी के जो प्रारंभ में है 2001 के बाद, इसका ज़्यादा उपयोग होने लगा है। कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मानचित्र मॉडल तैयार करके विकास की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसी माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि भूगोल में मॉडल का और भूगोल के विषय क्षेत्र का अंतर अनुशासनात्मक संबंध है, गहरा संबंध है, क्योंकि जटिल भौगोलिक घटनाओं को सहज और सरल बनाने के लिए मॉडल का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। ये एमए फाइनल के चतुर्थ अध्याय के रूप में आपके पाठ्यक्रम में है, जो कि संकल्पना, परिकल्पना, हाइपोथेसिस के साथ जुड़ा हुआ एक अध्याय है। मैंने पूर्व कक्षा में आप लोगों को बताया था कि परिकल्पना जब सत्य सिद्ध हो जाती है तो सिद्धांत बन जाते हैं, और सिद्धांत जब विभिन्न तर्कों के द्वारा भी असफल नहीं होता है तो वो एक मॉडल के रूप में बन जाता है। आज की इस कक्षा में हम आप यहाँ तक ही मॉडल्स के रूप में होंगे। अगले अध्याय के लिए हम आगे जो है तैयार रहें कि किस तरह से रिसर्च मेथोडोलॉजी के माध्यम से आप आगे जो है ई व्याख्यान के द्वारा प्रतिवेदन तैयार करना, क्योंकि पूर्व कक्षा में आपने प्रतिवेदन जो है प्रोजेक्ट डिजाइन का अध्याय पढ़ा था, उसी से जुड़ा हुआ एक टेक्निक है प्रतिवेदन तैयार करने के लिए। कोई भी जब रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है तो रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद उसको लिपिबद्ध भी किया जाता है, जो प्रतिवेदन होता है, और उस प्रतिवेदन के भी कुछ सिद्धांत हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।